हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th में जैक बोर्ड में से जो 10th में से साइंस मॉडल सेट है उसका मॉडल सेट 1 देखने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें देख लेते हैं। और जानते हैं आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका टोटल 40 मार्क्स का होने वाला है, और जिसमें समय आपको कितना दिया जाएगा, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल, या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। एकदम आसानी है, इसको याद रखना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध क्या है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें कभी कभी पूछ देता है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो ये दो तरह से होता है, जिसमें जैसे मान लीजिए कोई भी गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण में आपका क्या क्या आता है, एक आता है आपका अवतल, और दूसरा क्या आता है आपका, एक आता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक, एक अवतल और दूसरा क्या, उत्तल। तो दोनों में ही संबंध एक ही जैसा होता है। तो एक संबंध क्या होता है, एफ क्या है, स्मॉल एफ को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, और आर को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या आपका जो वक्रता त्रिज्या है, दोनों में से कोई एक संबंध दिया रहेगा। जो वक्रता त्रिज्या है वो 2 गुना होता है किसका, फोकस दूरी का। तो यहां पे देखते हैं क्या दिया हुआ है कि जो फोकस दूरी है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए, F बराबर क्या लिखा हुआ है, r/2, r बाय क्या 2। तो ये संबंध क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि है जो अपरिवर्तित रहती है। अगर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन याद होगा कि जैसे मान लीजिए एक कांच का स्लैब है, यहां से प्रकाश किरण जब कांच में प्रवेश करता था तो इसका वास्तविक पथ से क्या होता था, थोड़ा विचलित हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश का चाल बदलता है, या कह सकते हो माध्यम बदलता है, तो इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। तो देखिए जो आवृत्ति है आपका वो क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। वेग बदल जाता है और तरंगदैर्घ्य भी आपका क्या होता है, बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए जो क्षमता होता है, क्षमता को सूचित करते हैं P से, और P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। और एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो f का मान है ये हमेशा मीटर में दिया रहता है। किसमें, मीटर में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ मीटर में दिया हुआ है कि 1 मीटर फोकस दूरी है। तो निकालते हैं हम लोग, 1/f होगा, ठीक, ऊपर में भी 1 और नीचे में भी 1, कट के कितना आएगा, 1। और याद रखिएगा लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 लिख करके 2 ऑप्शन है, एक माइनस का 1 है और एक क्या है, प्लस का 1 है। तो याद रखिएगा कि जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा किसमें होती है, धनात्मक में होती है। इसका मतलब जो +1 है वही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखिए 4D मतलब 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है, यह आपसे पूछा गया। तो बहुत आसान है, क्षमता अभी हम देखिए अवतल लेंस बोला गया है, ठीक, अवतल लेंस का क्षमता निकाल रहे हैं। आगे देखिए कि क्षमता निकालना है हमको, तो क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f। और इस बार आपको क्या किया है कि क्षमता दे दिया है और पूछा फोकस दूरी क्या होगा। मतलब 4 इधर रहेगा आपका और f इधर रहेगा, और जब f को इधर ले आएंगे तो 4 इधर नीचे चला जाएगा, कटाइएगा तो कितना आएगा, 0.25। लेकिन ये आपका मीटर में आएगा, और ये आपका यहाँ जो आंसर दिया वो सेंटीमीटर में दिया है। तो मीटर को, ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। और यहां से जब दशमलव हटाएंगे तो 2 0 नीचे जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, और कटने के बाद आपका कितना बचने वाला है, ठीक है, सिर्फ 25 बचेगा। मतलब 25 सेंटीमीटर जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए 6 नंबर, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहन के जो अग्रदीप है उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। और जो पश्च दृश्य है उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो सभी क्वेश्चंस बताए जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको रेटिना बोलते हैं। लेकिन हाँ, रेटिना नहीं देकर के यहाँ आपको क्या दिया है, दृष्टिपटल। तो याद रखिएगा रेटिना को ही क्या कहा जाता है, दृष्टिपटल कहा जाता है। इसको भी याद रखना है, कभी कभी रेटिना लिख देगा और कभी कभी क्या लिखेगा, दृष्टिपटल लिख देगा। जैसे इसमें लिखा है दृष्टिपटल लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ही सही होगा। अगला है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होगा। अगर कोई सामान्य नेत्र है तो उसके लिए जो दूर बिंदु होने वाला है वो आपका क्या होगा, अनंत होगा।
और अगर पूछता कि सामान्य नेत्र के लिए सबसे नजदीक या नजदीक बिंदु कितना होने वाला है, ठीक, तो याद रखिएगा वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर दूर बिंदु पूछा जाए तो आपका कितना होगा, अनंत होगा। बिल्कुल ही सही है, ठीक है। अगला देखिए, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। देखिएगा, जब आंख में बहुत ज्यादा प्रकाश पड़ता है तो आपका आंख जो है वो सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश में आपका आंख जो है वो थोड़ा फैल जाता है, ठीक है। तो इसको नियंत्रित कौन करता है, प्रकाश की मात्रा को, तो जो पुतली है वो क्या करता है कि प्रकाश को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला देखिए, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार होती है। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, याद रखिएगा। तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका उल्टा बनता है, और कैसा बनता है, वास्तविक होता है। उल्टा और कैसा, वास्तविक। लेकिन सीधा क्यों दिखाई देता है, तो सीधा दिखाई देने का कारण क्या है, मस्तिष्क की सहायता से वो हमको कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है, ये आपसे पूछा गया। तो ये ऊर्जा की ही इकाई है, किसकी इकाई है, ऊर्जा की। 11 का बी होगा, बिल्कुल ही सही। कूलम का एसआई कूलम किसका एसआई मात्रक है, ठीक है। इसी को उल्टा करके भी पूछ देता कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो कूलम है। या कूलम किसका एसआई मात्रक है, तो विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो क्या है, कूलम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जो है वो बिल्कुल सही होगा। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर किसको किसमें परिवर्तित करता है, या आपको पूछ देगा कि विद्युत जनित्र किसको परिवर्तित करता है, ठीक। ऐसी युक्ति है जो किसको परिवर्तित करता है। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव में दिया हुआ है डायनेमो के बारे में तो उसको भी बताएगा, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ लीजिए कि विद्युत मोटर जो है, विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, ठीक। विद्युत मोटर का उपयोग कहां पे करते हैं, तो या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए। और विद्युत मोटर का उपयोग कहां कहां पे करते हैं, तो पंखा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, MP3 प्लेयर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इन सभी जगहों पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं। अगला देखिए, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए अपघटन मतलब यहाँ कोई चीज टूट रहा है, तो टूटने को हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। 14 का क्या होगा, बी। अगला कि CuO प्लस H2 और Cu प्लस क्या है, H2O। यहाँ देखिए, यहाँ Cu में ऑक्सीजन था और हट गया, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। तो उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उपचयन में ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो क्या है, उपचयन हो रहा है। अगला बोला कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। देखिए, ये कॉपर सल्फेट का एक विलयन है और जो लोहे के कील के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है। तो आप जानते हैं कि जो लोहा है Fe वो ज्यादा अभिक्रियाशील है किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। तो कॉपर सल्फेट क्या करेगा, कॉपर को क्या कर देगा, सॉरी आयरन सल्फेट क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। इसका मतलब यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का एक उदाहरण है। तो जो लिटमस पत्र है आपका, जो मिथाइल ऑरेंज सॉरी लिटमस जो लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, ये आपका क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। किसी विलयन का pH मान 10 है, निम्नलिखित में से वो क्या है। तो याद रखिएगा, pH स्केल में 0 से लेकर के 7 से कम तक जितना होता है उसको क्या कहा जाता है, अम्ल। और 7 से अधिक जो 14 तक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारक। और जो 7 होता है उसको हम लोग बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन। याद रखिएगा इसको। तो 7 से अधिक है, इसका मतलब ये क्या होगा, आपका क्षार होगा। अगला कि दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। देखिए, इस तरह का जो चित्र है वो किसी भी चीज को नहीं छूने से क्या करता है, चेतावनी देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, इसको आसानी से याद रखिएगा आप लोग। कौन सा धातु, अधातु, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कहीं धातु बोल दे तो पारा हो जाता, लेकिन अधातु बोला है तो आपका क्या होगा, ब्रोमीन होगा। एकदम सावधानी पूर्वक आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर टिक करना है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो आप जानते होंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ही उपयोग किसमें किया जाता है, अग्निशामक बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आधुनिक आवर्त सारणी
किस पर बना हुआ है? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है अभी जो हम लोग पढ़ते हैं वो परमाणु संख्या के आधार पर पढ़ते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल ही सही है। निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वो आपका क्या है? पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम के बाद क्या होता है? सोडियम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। पृथ्वी की भूपटपट्टी में प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले तत्व या यौगिक हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? ठीक है, तो प्रोपेनॉल में ऑल नामक एक कह सकते हो कि ऑल नामक क्या है? एक ऑल नामक ये क्या लगा हुआ है? अनुलग्न लगा हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कोहल। क्या कहते हैं? एल्कोहल। इसका जो संकेत है वो किसी भी सूत्र में OH लगा करके जुड़ा रहता है। तो याद रखिएगा कि प्रोपेनॉल किस समूह का है? एल्कोहल के समूह का है। किस समूह का है? एल्कोहल के समूह का। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? पूछा प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता? जल का टूटना, जल तो टूटता ही है। ऑक्सीजन का मुक्त होना, ये भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त उसमें नहीं होता है। मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल ही सही है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? ठीक है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन किस दिशा में होता है? केवल ऊपर से नीचे की ओर। देखिए, खाना जो बनता है वो आपका कहाँ बनता है? पत्तों में बनता है। तो पत्ता सबसे ऊपर में होता है, ऊपर से कहां तक होता है? नीचे तक होता है। तो इसको याद रखिएगा, क्या क्या होगा? ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट होगा। वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? वृक्काणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृक्काणु कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो एथिलीन जो है वो फल को पकाने में क्या है? बहुत ही ज्यादा उत्तरदायी है। ठीक है, अगला देखिए, एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन क्या है? तो ये क्या है? आगे देखिए, सॉरी, एस्ट्रोजन क्या है? एक तो ये अंडाशय द्वारा उत्पन्न होने वाला क्या है? एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है जो स्त्रियों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है? निषेचन कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? देखिए, दिए गए चित्र में ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग मुकुलन। क्या बोलते हैं? मुकुलन। तो किसका चित्र दिया गया है? मुकुलन का चित्र दिया गया है। अगला देखिए, पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या है? तो ये क्या है? एक समरूप अंग है, समजात अंग नहीं है। ठीक है, तो समजात नहीं दिया है, असंजात अंग दिया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल ही सही होगा। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो ये बहुत सिंपल है, पढ़े होंगे आप लोग। मटर के पौधे का उपयोग उसने किया था। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो जो उत्पादक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो सबसे पहले उत्पादक होता है उसको क्या बोलते हैं? घास। ठीक है, तो 36 का क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी आहार श्रृंखला में जो शाकाहारी का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पोषी स्तर, क्योंकि सबसे पहले घास वगैरह ही लेते हैं या शाकाहारी ही लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रथम पोषी स्तर हो जाएगा। ओजोन परत के अपक्ष के लिए जिम्मेदार क्या है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत के अपक्ष में एक सबसे बड़ा जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा उत्पादित स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा का उत्पादित स्रोत नहीं है तो लकड़ी है, गोबर भी है, कोयला भी है, लेकिन आपका जो नाभिकीय ऊर्जा है यह आपका जैव स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट होगा। पवन ऊर्जा के लिए उत्पादित पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो पवन ऊर्जा के लिए जो इसका चाल होना चाहिए न्यूनतम वो कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला बहुत ही जल्दी मिलेंगे हम लोग अगले मॉडल सेट में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।